इस वीडियो में हम ब्लड चैप्टर के नेक्स्ट फेज प्लाज्मा को पढ़ेंगे। देखिए, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो लगभग 90 से 92% तक होता है। इसलिए प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है और आसानी से पूरे शरीर में फ्लो कर पाता है। देखिए, यही पानी ब्लड को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स घुले रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। देखिए, वाटर की ही वजह से ब्लड शरीर में हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड स्किन तक हीट को ले जाता है और पसीने के साथ हीट बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए प्लाज्मा का वाटर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। प्लाज्मा का वाटर ही ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करता है। अगर शरीर में पानी कम हो जाए, जैसे डायरिया, वोमिटिंग या पसीना ज़्यादा आने लगे, तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ब्लड थिक हो जाता है और बीपी गिरने लगता है। इसी कारण डिहाइड्रेशन में डिजीनेस और वीकनेस होती है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिलकर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है, जिससे फ्लूइड सही जगह पर रहता है और न ज़्यादा टिश्यू में जाता है और न ही ज़्यादा ब्लड में जमा होता है। इसलिए प्लाज्मा वाटर बॉडी के फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। देखिए, अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो प्लाज्मा का पानी बॉडी की ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल और सर्कुलेशन स्टेबिलिटी तीनों के लिए ज़रूरी है। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स लगभग 7 से 8% होते हैं। प्लाज्मा में पानी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन ही होता है। ये प्रोटीन्स लीवर और इम्यून सिस्टम से बनते हैं और ब्लड में कई ज़रूरी काम करते हैं, जैसे कि फ्लूइड को बैलेंस में रखना, इम्यूनिटी और क्लॉटिंग करना। प्लाज्मा प्रोटीन्स को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन्स और फाइब्रिनोजेन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन, जो लगभग 60% तक होता है। एल्ब्यूमिन का मेन काम होता है ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को बनाए रखना, जिसे ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं। इससे फ्लूइड टिश्यू में लीक नहीं करता और स्वेलिंग नहीं होती। एल्ब्यूमिन हॉर्मोन्स, ड्रग्स और फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्लोबुलिन्स, जो लगभग 35% होते हैं। देखिए, ग्लोबुलिन्स मेनली इम्यूनिटी से जुड़े प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें एंटीबॉडीज शामिल होती है जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। कुछ ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होते हैं जो आयरन, लिपिड्स और विटामिन्स जैसी चीज़ों को कैरी करते हैं। तीसरे टाइप के प्रोटीन्स हैं फाइब्रिनोजेन, जो लगभग 4% होते हैं। फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जब ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है तो फाइब्रिनोजेन बदलकर फाइब्रिन बन जाता है, जो क्लॉट का मैश बनाकर ब्लीडिंग को रोकता है। अगर फाइब्रिनोजेन कम हो जाए तो क्लॉट ठीक से नहीं बनेगा और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। देखिए, इस तरह प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं बनाते, बल्कि फ्लूइड बैलेंस, बॉडी डिफेंस और ब्लीडिंग कंट्रोल जैसे लाइफ सेविंग फंक्शंस में भी सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वे चार्ज्ड पार्टिकल या आयंस होते हैं जो प्लाज्मा में घुले रहते हैं और बॉडी के इलेक्ट्रिकल और केमिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं।
ये आयंस पानी में घुलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए नर्व और मसल फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। प्लाज्मा में सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट। इनमें से सोडियम सबसे मेन इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी के वाटर बैलेंस और ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। सोडियम कम हो जाए तो पेशेंट को कंफ्यूजन, वीकनेस और सीजर्स हो सकते हैं। पोटेशियम हार्ट बीट और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। इनका ज़्यादा या कम होना दोनों ही डेंजरस हो सकता है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन और ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, और जबकि मैग्नीशियम एंजाइम रिएक्शन और मसल रिलैक्सेशन में मदद करता है। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ये एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट होते हैं। खासकर बाइकार्बोनेट ब्लड का मेन बफर होता है। इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा के साथ मिलकर ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखते हैं, जिससे फ्लूइड सही कंपार्टमेंट में रहता है, न ज़्यादा सेल्स के अंदर जाता है और न ही ज़्यादा बाहर लीक करता है। इसलिए डायरिया, वोमिटिंग या कि फिर आईवी फ्लूइड एरर्स में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा को सिर्फ लिक्विड ही नहीं रहने देते, बल्कि उसे बॉडी के लिए एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल कंट्रोल सिस्टम भी बना देते हैं, जो हार्ट, ब्रेन और मसल्स के लिए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए चाहिए होते हैं। डाइजेशन के बाद ये न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर सीधे प्लाज्मा में आ जाते हैं, और फिर प्लाज्मा इन्हें पूरे शरीर के टिश्यू तक पहुंचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोज, जो बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है, खासकर ब्रेन के लिए। प्लाज्मा ग्लूकोज को इंटेस्टाइन से लीवर और फिर बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ताकि सेल्स एटीपी बना सके। ब्लड ग्लूकोज का लेवल हॉर्मोन्स जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन के कंट्रोल में रहता है। एमिनो एसिड्स प्रोटीन के टूटने से बनते हैं और प्लाज्मा के थ्रू टिश्यू तक पहुंचते हैं, जहां इनसे नए प्रोटीन्स बनते हैं, और जैसे कि एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसलिए ग्रोथ, वुंड हीलिंग और मसल रिपेयर के लिए एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है। फैटी एसिड्स और लिपिड्स भी प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स होते हैं और सेल मेम्ब्रेन, हॉर्मोन्स और इंसुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लाज्मा इन्हें लीवर से टिश्यू और टिश्यू से लीवर तक ले जाता है। प्लाज्मा में विटामिन्स भी सर्कुलेट करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन डायरेक्टली प्लाज्मा में घुले रहते हैं, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन लिपोप्रोटीन्स के साथ ट्रांसफर होते हैं। इस तरह प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टाइन से लेकर हर सेल तक पहुंचाकर बॉडी की फ्यूल सप्लाई और बिल्डिंग मटेरियल डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही केमिकल मैसेंजर होते हैं, और प्लाज्मा इनके लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करता है। प्लाज्मा ज़्यादातर पानी से बना होता है, इसलिए कई चीज़ें इनमें आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। जो हॉर्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे इंसुलिन, वे डायरेक्ट प्लाज्मा में घुलकर ब्लड के साथ अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। कुछ हॉर्मोन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे स्टेरॉयड हॉर्मोन्स। ये प्लाज्मा में सीधे डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स, खासकर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स, इनके कैरियर बन जाते हैं। ये प्रोटीन्स हार्मोन को अपने साथ बाइंड करके
ब्लड फ्लो के जरिए सही टिश्यू तक ले जाते हैं। इससे हार्मोन सुरक्षित रहते हैं और सही मात्रा में ही रिलीज हो पाते हैं। एंजाइम्स के मामले में भी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कई एंजाइम्स ब्लड में रेगुलेटरी रोल प्ले करते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े एंजाइम्स। प्लाज्मा उन्हें सही जगह तक पहुंचाने के साथ साथ उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है, जैसे सही पीएच और आयंस। बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी सेल एनर्जी बनाती है और काम करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी बनते रहते हैं। ये वेस्ट अगर बॉडी में जमा हो जाए तो पॉइजनस हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्लाज्मा का काम है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को सही एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना। सबसे कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनता है। प्लाज्मा यूरिया को लीवर से उठाकर किडनी तक ले जाता है, जहां से यह यूरिन के साथ बाहर निकलता है। अगर किडनीज ठीक से काम न करें तो यूरिया ब्लड में जमा हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहा जाता है। यूरिक एसिड यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है और प्लाज्मा इसे भी किडनीज तक पहुंचाता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो जॉइंट्स में जमा होकर गॉट जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। केराटिनिन मसल से बनता है और प्लाज्मा इसे लगाकर किडनीज तक ले जाता है। केराटिनिन लेवल डॉक्टर्स किडनी फंक्शन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि किडनीज खराब हो तो केराटिनिन बढ़ जाता है। इसके अलावा बिलिरुबिन आरबीसी के टूटने से बनता है और प्लाज्मा इसे लीवर तक पहुंचाता है, जहां इसे प्रोसेस करके बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। अगर यह प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए तो ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है और पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। इस तरह प्लाज्मा बॉडी के लिए वेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस को सही ऑर्गन तक पहुंचाकर बॉडी को क्लीन और सेफ बनाए रखता है। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा वाला प्रोटीन होता है और यह मेनली लीवर में बनता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, इसलिए प्लाज्मा के कई इंपॉर्टेंट फंक्शन एल्ब्यूमिन पर डिपेंड करते हैं। एल्ब्यूमिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ऑनकोटिक प्रेशर बनाए रखना, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर पानी को पकड़ के रखना। इससे फ्लूइड ब्लड के अंदर ही रहता है और टिश्यू में बाहर लीक नहीं करता। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाता है तो पानी ब्लड से बाहर निकलकर टिश्यू में जमा होने लगता है, जिसे एडिमा यानी कि सूजन हो जाती है, जो हम पैरों, चेहरे या पेट में देख सकते हैं। एल्ब्यूमिन का दूसरा मेजर काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। कई सब्सटेंस पानी में ठीक से नहीं घुलते, जैसे फैटी एसिड्स, कुछ हार्मोन्स और कई मेडिसिन्स और बिलिरुबिन। एल्ब्यूमिन इन सब्सटेंस से जुड़कर उन्हें सेफली ब्लड में कैरी करता है और सही ऑर्गन तक पहुंचाता है। इसलिए एल्ब्यूमिन को बॉडी का नेचुरल कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है। एल्ब्यूमिन लेवल तब कम हो जाता है जब लीवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि लीवर ही इसे बनाता है। जैसे लीवर डिजीज में देखिए, मेल न्यूट्रिशन में भी एल्ब्यूमिन कम बनता है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक कम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एल्ब्यूमिन यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, इसलिए ब्लड में इसकी मात्रा घट जाती है। इसलिए क्लिनिकली एल्ब्यूमिन काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जो हमें लीवर फंक्शन, न्यूट्रिशन स्टेटस और किडनी डिजीज़ के बारे में आइडिया देता है। और एडिमा के पीछे का मेन रीज़न भी अक्सर एल्ब्यूमिन की कमी ही होती है। ग्लोबुलिन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स का दूसरा बड़ा ग्रुप है और ये लीवर और इम्यून सिस्टम यानी कि प्लाज्मा सेल्स दोनों से बनते हैं। ग्लोबुलिन्स का मेन रोल है
बॉडी डिफेंस और ट्रांसपोर्ट। ग्लोबुलिन्स को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स मेनली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। ये आयरन, लिपिड्स, फैट सोल्यूबल विटामिन और कुछ हार्मोन्स को कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरिन ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, और लिपोप्रोटीन्स ये फैट्स को कैरी करते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स को हम कॉमनली एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिन्स को पहचान कर उनसे लड़ते हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है या वैक्सीनेशन दी जाती है तो गामा ग्लोबुलिन्स लेवल बढ़ जाता है, जिससे बॉडी फ्यूचर में उस इन्फेक्शन को जल्दी डिटेक्ट कर पाती है। ग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी के साथ साथ इन्फ्लामेशन और इम्यून रिएक्शन को कंट्रोल करने में भी अहम रोल प्ले करता है। इसलिए क्रोनिक इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज और कुछ कैंसर्स में ग्लोबुलिन्स लेवल एबनॉर्मल हो सकते हैं। अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबुलिन्स लेवल देखकर डॉक्टर बॉडी की इम्यून स्टेटस और क्रोनिक डिजीज इसका अंदाज़ा लगाते हैं। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स रेशियो में कई डिजीज से चेंज हो सकता है, जो डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा प्रोटीन का वह हिस्सा होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। यह प्रोटीन लीवर में बनता है और नॉर्मल कंडीशन में प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है। जब कहीं ब्लड वेसल कट हो जाती है और ब्लीडिंग शुरू होती है तो क्लॉटिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। इस प्रोसेस में फाइब्रिनोजेन एक एंजाइम रिएक्शन के थ्रू बदलकर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन एक तरह का जाल बनाता है जिसमें प्लेटलेट्स और आरबीसी फंस जाते हैं, और इस तरह एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बन जाता है जो ब्लीडिंग को रोक देता है। अगर फाइब्रिनोजेन की मात्रा कम हो जाए तो क्लॉट ठीक से नहीं बन पाएगा और पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ लीवर डिजीज में फाइब्रिनोजेन कम बनता है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग टेंडेंसी देखी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी कि सीरम में फाइब्रिनोजेन नहीं होता, क्योंकि क्लॉट बनने के दौरान फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलकर क्लॉट का हिस्सा बन जाता है। इसलिए प्लाज्मा और सीरम में यही मेन डिफरेंस माना जाता है। इस तरह फाइब्रिनोजेन बॉडी के लिए एक लाइफ सेविंग प्रोटीन होता है जो इंजरी के समय ब्लड लॉस को रोकने में सेंट्रल रोल प्ले करता है। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसमें पहला फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स में से खासकर एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को पकड़ कर रखता है। यह एक तरह का पुलिंग फोर्स बनाता है जिसे ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी वजह से फ्लूइड ब्लड के अंदर ही रहता है और टिश्यू में लीक नहीं करता। अगर एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो पानी बाहर लीक करने लगेगा और टिश्यू में जमा होने लगेगा, जिसे एडिमा यानी कि सूजन हो सकती है। जैसे पैरों में, चेहरे पर या फिर पेट में पानी भर जाता है। इसका दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट करना। कई सब्सटेंस ब्लड में सीधे डिसॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें किसी कैरियर की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, खासकर एल्ब्यूमिन और कुछ ग्लोबुलिन्स, इन सब्सटेंसेस से जुड़कर उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे फैटी एसिड्स, कुछ हार्मोन्स और कई मेडिसिन और बिलिरुबिन। कुछ हार्मोन्स, मेडिसिन्स और बिलिरुबिन ये एल्ब्यूमिन के साथ ट्रैवल करते हैं।
आयरन और लिपिड्स को ग्लोबुलिन कैरी करते हैं। इस तरह प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी में एक डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है। तीसरा इनका फंक्शन होता है इम्यूनिटी को बढ़ाना। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स में मौजूद गामा ग्लोबुलिन्स ये एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया और वायरस को पहचान कर उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं या डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन होती है तो एंटीबॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बॉडी फ्यूचर में उस इन्फेक्शन को जल्दी डिटेक्ट करती है और रेस्पॉन्स दे पाती है। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। चौथा इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का। प्रोटीन फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्ट रोल प्ले करता है। जब कहीं इंजरी होती है तो फाइब्रिनोजेन एंजाइम रिएक्शन के थ्रू बदलकर फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लेटलेट्स और आरबीसी फंस जाते हैं और इस तरह एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। पांचवा इनका काम है बफरिंग एक्शन, यानी कि पीएच को कंट्रोल करना। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड के बफर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये एक्स्ट्रा एसिड या बेस से बाइंड करके ब्लड का पीएच नॉर्मल रेंज में बनाए रखते हैं। डेली मेटाबॉलिज्म में एसिड्स बनते हैं, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स उन्हें न्यूट्रलाइज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि एंजाइम्स और सेल्स सही तरीके से काम करते रहें। छठा इनका काम होता है न्यूट्रिशनल रोल, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स ज़रूरत पड़ने पर बॉडी के लिए प्रोटीन रिजर्व का काम करते हैं। स्टारवेशन, सीवियर इलनेस या इंजरी में बॉडी इन प्रोटीन्स को तोड़कर एमिनो एसिड्स बना सकती है, जिनका यूज़ एनर्जी बनाने या नए टिश्यू बनाने में किया जाता है। इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन्स इनडायरेक्ट रूप से न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन विस्कोसिटी में भी होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड को थोड़ा थिक बनाते हैं, यानी विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। इससे ब्लड का फ्लो कंट्रोल्ड रहता है और सर्कुलेशन स्टेबल रहता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा में, तो ब्लड काफ़ी थिक हो सकता है और सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जब हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो वह नेचुरली क्लॉट बनने की टेंडेंसी रखता है। अब ब्लड के साथ क्या किया जाता है इस पर डिपेंड करता है कि हमें प्लाज्मा मिलेगा या सीरम। देखिए, अगर ब्लड में एंटी कोगुलेंट डाल दिया जाए, यानी कि ऐसा केमिकल जो क्लॉट बनने ही न दे, और उसके बाद ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए, तो ऊपर जो क्लियर लिक्विड पार्ट मिलता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। क्योंकि क्लॉट बना ही नहीं, इसलिए प्लाज्मा को क्लॉटिंग स्टडीज और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है। पर अगर ब्लड को बिना एंटीकोगुलेंट के छोड़ दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट बनने के दौरान फाइब्रिनोजेन और क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉट में यूज हो जाते हैं। इसके बाद जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर जो लिक्विड मिलता है उसको सीरम कहते हैं। इसलिए सीरम में फाइब्रिनोजेन और ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। अगर प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो सीरम में बायोकेमिकल टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होने से रिजल्ट स्टेबल रहते हैं। और वहीं प्लाज्मा कोएगुलेशन टेस्ट और इमरजेंसी प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड विदाउट क्लॉटिंग और क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सीरम होता है वो होता है ब्लड
आफ्टर क्लॉटिंग और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। देखिए, प्लाज्मा और सीरम देखने में सिमिलर होते हुए भी फंक्शन और क्लिनिकल यूज में अलग अलग होते हैं। लीवर कायरोसिस के पेशेंट्स में एडिमा क्यों हो जाता है? क्योंकि लीवर कायरोसिस में एल्ब्यूमिन कम बनते हैं, और क्योंकि लीवर ही एल्ब्यूमिन बनाता है, तो एल्ब्यूमिन कम होने से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है और फ्लूइड टिश्यू में चला जाता है, जिससे एडिमा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फेस और लेग्स में सूजन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यूरिया में एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है, और जब एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है तो ब्लड में प्रोटीन कम हो जाते हैं, और जिससे एडिमा हो सकता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सस्पेक्ट किया जाता है? फाइब्रिनोजेन, क्योंकि फाइब्रिनोजेन ही होता है जो क्लॉट बनाता है। सीवियर डायरिया में बीपी गिरने का एक कारण प्लाज्मा वॉल्यूम कम होना होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीवियर डायरिया में वाटर लॉस हो जाता है, इस वजह से बीपी गिर जाता है, क्योंकि प्लाज्मा का 90% जो हिस्सा होता है वो पानी ही होता है, और अगर पानी खर्च होता है या कम होता है तो वॉल्यूम कम होता है और बीपी गिरता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जब आयरन डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पर बीटा ग्लोबुलिन ये, और इसमें भी जो ट्रांसफेरिन होता है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। वैक्सीनेशन के बाद प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन बढ़ता है? गामा ग्लोबुलिन्स, क्योंकि इम्यून रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनती है, और गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होते हैं। ब्लड टेस्ट के लिए सीरम क्यों प्रेफर किया जाता है, प्लाज्मा क्यों नहीं? क्योंकि सीरम में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, और क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स टेस्ट को इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए प्लाज्मा की जगह सीरम लिया जाता है। जॉन्डिस में बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट किस प्रोटीन से होता है? एल्ब्यूमिन से, क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता, और इसलिए एल्ब्यूमिन इसको कैरी करता है। मल्टीपल माइलोमा में ब्लड काफ़ी थिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और हाई प्रोटीन से विस्कोसिटी बढ़ जाती है और सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। शॉक पेशेंट में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्यों दी जाती है? क्योंकि वॉल्यूम और प्रोटीन रिप्लेस करने के लिए। देखिए, प्लाज्मा बीपी और ऑन्कोटिक प्रेशर को रिस्टोर करने का काम करता है, इसलिए उसको प्लाज्मा दिया जाता है। हमने ब्लड के फेज़ 2 यानी कि प्लाज्मा को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके फेज़ 3 को पढ़ेंगे।